अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको खबर देंगे कि एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर मौजूद नहीं। मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर अता तारड़ ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की। नवाज शरीफ की रायवंड रिहाइशगाह पर अता तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ 6 माह से बैरून मुल्क में हैं। अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और वजारत खारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वारंट पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासजात की नैब रेफरेंस इंक्वायरी केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के लिए 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के लिए 2 रुकनी जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस फारूक हैदर 2 रुकनी बेंच में शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच 7 सितंबर से प्रिंसिपल सीट पर नैब मुकदमात की समाअत शुरू करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात और जजेस की कमी के बाइस नैब बेंच तहलील कर दिया गया था। पीएसओ में गैर कानूनी तकर्रुरी के रेफरेंस में अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि आपने उनको नोटिस भेजा और न ही तफ्तीश की। रेफरेंस कैसे बना दिया? ये केस तो नैब पर बनता है। रेफरेंस कलम कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में पीएसओ में गैर कानूनी तकर्रुरी के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमों की अबूरी जमानत की तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने पीएसओ के साबिक एमडीज की तफसीलात पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि शाहिद खाकान और दीगर ने मिली भगत से पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियां की हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने शाहिद खाकान अब्बासी से तफ्तीश की? तफ्तीशी अफसर ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, शाहिद खाकान अब्बासी से तफ्तीश नहीं की गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपने उनको नोटिस भेजा और न ही तफ्तीश की। रेफरेंस कैसे बना दिया? ये केस तो नैब पर बनता है। रेफरेंस कल अदम कर दें तो सब खत्म हो जाएगा। अदालत ने कहा कि क्या आपने एमडीपीएसओ की तैनाती से मुतालिक शाहिद खाकान अब्बासी से वजाहत मांगी? तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नहीं, हमने वजाहत नहीं ली। अब अलबत्ता शाहिद खाकान के खिलाफ दस्तावेजात मौजूद हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस जारी करते हुए विफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आटे और चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस्तदा है कि अदालत कीमतें कंट्रोल करने के अहकामात जारी करे। आटे और चीनी के बारे में रिपोर्ट्स को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। दलाइल के बाद अदालत ने नोटिस जारी करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। और कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाते हुए 25 से ज्यादा अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक बलाई इलाके सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा रखी है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला सवाबी के इलाके मूसा बांडा में बारिश हो जाने की वजह से मकान की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। पीडीएमए ने हालिया बारिशों में नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से 25 से ज्यादा अफराद जान बहक जबकि 34 अफराद जख्मी हुए। इसी तरह 110 घरों को जिस्वी नुकसान जबकि 13 घर सैलाब की नजर हो गए। पीडीएमए के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशनगोई कर दी है। तेज बारिशों के पेश नजर मुतलका इदारों को पेशगी इकदाम की हिदायत कर दी है, जबकि दरियाए किनारे मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम भी शुरू कर दिया गया। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। कोहे सुलेमान पर हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई। दराए छाछड़ से आने वाले रोड को ही सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी।
हाजीपुर, मोज़र नवाशा और चक शहीद समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। बंगला अच्छा और सोन मियानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि कोह सुलेमान पर हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में तूग़यानी आ गई। दर्रा छाछड़ से आने वाले रोद को ही सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। हाजीपुर, मोज़ा सोनवा और चक शहीद समेत दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। बंगला अच्छा और सोन मियानी में रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सवात में लैंडस्लाइडिंग के बाइस फजागट के मकाम पर शाहरा को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इलाका मकीन और सयाहों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानेंगे वकार सवाती से। जी वकार। जी बिल्कुल, स्वाद ये में रोड बारिश था, सिलसिला वक्फे से जारी है और जो बारिशों की वजह से तबाहकारियां भी जारी है। आज सुबह स्वाद के परपजा मकाम फिजागट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और वहां पे जो रोड है, जो फिजागट और कालाम का जो शाहरा है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से वहां पर जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। और अगर मैं स्वाद के बालाई इलाकों का जिक्र करूँ तो स्वाद के बालाई इलाकों मदीना और बहरैन में अब भी सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त स्वाद के मिंगवारा शहर के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर दरियाई स्वाद में आज भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरियाई स्वाद के पानी में आज सुबह से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जो है वो जारी रहेगा। स्वाद में अगर इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से मैं बताता चलूँ तो मुतालिका महकमे और खसूसन रेस्क्यू 112 के जो जवान है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार अहमद सवाती, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पेशावर में सिविल अस्पताल नावागह बुने तालाब में तब्दील हो गए। निकासी का निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा हो गया। निकासी का निजाम न होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में जमा। अदनान शाहिद से मजीद जानेंगे। जी अदनान। जिसे को लेकर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। जहां पर जो दीगर इलाके हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, तो वहीं पर अब जो उनका पानी जो है वो भी अस्पताल। बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद अपडेट करने के लिए। शहर कायद के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। नाले के अतराफ के मकीनों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। कराची को मजीद तबाही से बचाने का मिशन, तजावुजात के खात्मे के लिए एक्शन जारी। गैर कानूनी तामीरात बचाने के लिए मकीन भी निकल आए। कराची में नालों पर कैम तजावुजात को हटाने के लिए जारी ऑपरेशन जारी है और आर्जी तामीरात को हटाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है पहले रोज गुज्जर नाले के अतराफ मार्किंग की गई थी। 105 फीट की हदूद में आने वाली तजावुजात को गिराया जा रहा है। तजावुजात की जद में आने वाले अफराद को मुतबादिल रिहाइश फराहम की जाएगी। दूसरी जानिब तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ गुलबर्ग में गुज्जर नाले के अतराफ के मकीनों ने फिर एहतजाज किया। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी थी। एहतजाज के सबब वाटर पंप से सखी हसन जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल और इर्द गिर्द की शाहराहों पर भी ट्रैफिक जाम से दफ्तर जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में 3 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं उसके बाद जो तबाहकारियाँ हुई थी उसको देखते हुए सिंध हुकूमत ने जो है बरसाती नालों के अतराफ जो कायम गैर कानूनी तजावुजात है उनको ख़त्म करने का फैसला किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ पे नालों के अतराफ में जो कायम जो गैर कानूनी तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी जो दुकानों के जो वो शेड्स हो गए या पतारे हो गए उनको साफ़ किया गया था। ताहम आज का कहा गया था कि आज जो है भरपूर एक्शन के साथ किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो ऑपरेशन का आगाज नहीं किया गया। एसी असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान सलीम के मुताबिक जो है उनका यही कहना है कि आज भी जो है दुकानों के जो गैर कानूनी दुकानें उनके शेडर्स को गिराया जाएगा और पतारों को जो है वो तोड़े जाएंगे। जबकि दूसरा जो मरहला आएगा वो जो है सर्वे करने के बाद जो है जो रिहायशी मकानात हैं उनका सर्वे किया जाएगा मुकम्मल तौर पर। उसके बाद उनको जो है गिराया जाएगा और जो वहाँ यहाँ की जो मकीन है
उनको मुतबादिल भी दिया जाएगा। ताहम आज जो है वो गुजर नाला जो है, गुजर नाला, कैफे प्याला वाला नाला और लियाकताबाद 3 अट्टी तक जो है वो ऑपरेशन का कहा गया था, लेकिन अब तक जो है वो ऑपरेशन का आगाज नहीं किया गया है। ताहम जो है आज भी जो है सॉफ्ट ऑपरेशन जो है यहाँ पे किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। मेरा कैमरामैन असगर का यहाँ दिखाया, मैं कैफे प्याला वाले नाले के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज भी जो है जो साइड में पतारे थे उनको तोड़ा गया था, उनको हटाया गया था, दुकानों के शेड हटाए गए थे। ये पूरी लाइन है जो गैर कानूनी जो तजावजात है, मकानात हैं वो बने हुए हैं। इनका मुकम्मल तौर पे जो है वो जायजा लिया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो है फिर इनको खाली करवा कर तोड़ा जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। कराची में गुजरनाले के अतराफ तजावजात ऑपरेशन के खिलाफ जारी है। शहरियों का कहना है कि हमें नोटिस दिए बगैर ऑपरेशन शुरू किया गया, फौरी तौर पर ऑपरेशन रोक दिया जाए। घर दो ना, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? फिर नदी में छलांगे लगाए बच्चों को लेके, या करेन के आगे आ जाएंगे, उसको ये जगह मिल जाएगी। यही कर सकते हैं। 40-50 साल से इधर रह रहे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? रोड पे तो नहीं आ सकते। कुछ दें, हमें जगह दें, जहाँ हमें पैसे दें, जहाँ हमारा ये मुतालबा पूरा करें। वैसे हम जगह नहीं छोड़ेंगे। जैसे भी अपने बच्चों को लेके नदी के सामने आएंगे, इंशाल्लाह जो भी होगा हम करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। इंक्रोचमेंट की जगह पर तो ये काम बिल्कुल सही हो रहा है और ये गवर्नमेंट बिल्कुल सही कर रही है देखा जाए तो। मेरी वालदा एक पैसे से माजूर है, मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, कमाने वाला मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। हम लोग दिहाड़ीदार तबके हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब अगर हम लोगों के घर भी तोड़ दिए जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे साथ जास्ती नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहरबानी होगी। इमरान खान हमने वोट दिए, जुल्म नहीं किया, आपका सीट पे हमने बैठाया, हमारे साथ जास्ती ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। बारिश खत्म हो गई मगर कराची वालों का इम्तिहान जारी है। दावों, वादों और इक़दामात के बावजूद क्लिफ्टन, नया नाजिमाबाद, ओल्ड एरिया, टावर, उर्दू बाजार और खारा दर में पानी जमा है। केपीटी अंडरपास को भी बंद कर दिया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो चुका। ताहम 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शहर की सूरत हाल बदस्तूर अबतर है। डिफेंस के इलाकों से मुकम्मल तौर पर पानी ना निकाला जा सका। बुखारी, कमर्शियल और खैबान मुस्लिम में अब भी पानी जमा है। नया नाजिम में भी कई फीट पानी से मकीनों की मुश्किलात कम न हुई। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत वाटर संक्शन पंप लगा लिए। मशीनरी से पानी की निकासी का अमल जारी है। बड़े नाले बंद होने की वजह से निकासी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ओल्ड एरिया, टावर, उर्दू बाजार और खारादर बदबूदार गंदे पानी में घिरे हैं। केपीटी अंडरपास को भी आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद कई दिन केपीटी अंडरपास में पानी खड़ा रहा, जिसके बाद शहरियों ने अंडरपास की हालत पर खदशात का इजहार किया था। तकनीकी माहिरीन से अंडरपास की मजबूती से मुताल्लिक राय ली जाएगी। मुआयने के बाद अंडरपास खोलने का फैसला किया जाएगा। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करना मुजाहिरीन को महंगा पड़ गया। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मदयत में 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CBC के दफ्तर के करीब कैमरास की फुटेज भी मंगवाई गई है। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मुजाहरा नाकाबिले कबूल। पानी बंद है तो एहतजाज बनता ही नहीं। निकासी का निजाम अगर ठीक नहीं तो इसमें हमारा क्या कसूर? समंदर किनारे बसे हो, डूबना तो बनता है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के सामने मुजाहरा करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CBC दफ्तर पर एहतजाज करने वाले 22 नामजद और दीगर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दरख्शां थाने में कार सरकार में मुदाखलत पर दर्ज किया गया। मुकदमे में धमकी और इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई। मुकदमा सिक्योरिटी सुपरवाइजर CBC की मुद्दियत में दर्ज किया गया है। मतन में कहा है कि शरपसंद अफराद ने दफ्तर के शीशे तोड़े, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और अमले को धमकियां दी गई। मतन के मुताबिक मुजाहरा करने वाले अफराद के साथ शरपसंद अनासिर थे। CBC के दफ्तर के करीब कैमरों की फुटेज मंगवाई गई है। कराची में केपीटी अंडरपास पर पानी खड़ा होने से कई मसाइल पैदा हो गए। केपीटी अंडरपास के गिरने का खदशा भी पैदा हो गया, जबकि कई मकामात पर मुरम्मत की भी इस वक्त जरूरत है। मजीद जानते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी देखिए, इस वक्त मैं कराची क्लिफ्टन के इलाके में कायम केपीटी अंडरपास पर मौजूद हूँ और इसे बारिशों के बाद इसकी सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो गई थी, जिसकी वजह से सुबह जो है ट्रैफिक के इंतजामिया की जानिब से इसे थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक इस अंडरपास को इसलिए बंद किया गया था कि कुछ शहरियों ने शिकायतें की थी कि इसकी हालत जो है ख़राब है, मखदूश हो चुकी है, किसी भी वक्त किसी जानी
नुकसान का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से सुबह इसको बंद किया गया था। और जो है टेक्निकल इसका माहिरीन ने बताया जा रहा है कि उन्होंने जायजा लिया, जिसके बाद इस अंडरपास को खोला गया है और शहरी जो है इस अंडरपास से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अब भी इस अंडरपास में कुछ थोड़ा सा पानी भी जमा है और इसकी जो दीवारें हैं वो इंतहाई जो है पुरानी हो गई हैं, मखदूश हो गई हैं, क्योंकि इसमें जो है मुकम्मल ये पानी से भर गया था बारिशों के दौरान, जिसकी वजह से 2 से 3 दिन पानी इसमें रहने की वजह से इसकी दीवारें जो है कमज़ोर पड़ गई थी, इसीलिए इसको बंद किया गया था। लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये इस तरफ आबादी भी है और ये अंडरपास जो है 2 तलवार से लेकर 3 तलवार क्रॉस करता है और उसके बाद जो है क्लिफ्टन की तरफ लोग आते जाते हैं और ज़्यादातर यही लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिग्नल फ्री जोन के लिए अंडरपास ये बनाया था। और अब ये अंडरपास जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो है खोला गया है और इसका मज़ीद जायज़ा लेने के लिए टेक्निकल माहिरीन जो है आएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। खबरें और भी होंगी, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। मजीद जानेंगे सखर बैराज पर मौजूद औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सखर बैराज के मुकाम पर मौजूद हूँ। मैं ये बताता चलूँ कि 24 घंटे के अंदर 25,000 क्यूसेक पानी का मजीद इजाफा हुआ है और दिन ब दिन पानी में इजाफा होता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर मजीद पानी में इजाफा होगा। और मैं ये बताता चलूँ गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्को है। और मैं इस वक्त अब्दुल अजीज बैराज कंट्रोलर अब्दुल अजीज के साथ मौजूद हूँ। उनसे पता करते हैं कि क्या ताज़ा सूरत हाल है। सर बताइएगा, क्या ताज़ा सूरत हाल है? तौनसा बैराज और पंजनत का पानी जो है वो मिल के इस वक्त जो है अपना चाचड़ा के मकाम पे दाखिल हो चुका है। और अगले 24 घंटे के अंदर गुड्डू बैराज पर जो है दरमियानी दर्जे का सैलाब होगा और 48 घंटे के बाद सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब दाखिल हो जाएगा। जी, जैसा कि इंचार्ज की बात आपने सुनी कि 24 घंटे के अंदर जो है गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्का होगा और 48 घंटे के अंदर सखर बैराज पर दरमियान जो सैलाब है वो मुतवक्का होने के इम्कान है। और मैं ये बताया चलूँ कि इस वक्त जो अप में पानी खड़ा है 2,84,000 क्यूसेक है और जो डाउन में पानी मौजूद है वो 2,73,000 क्यूसेक मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब आपका। मुल्तान में हालिया बारिशों से कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के काश्तकारों की रहनुमाई के लिए ज़राई माहिरीन को जनूबी पंजाब के इलाकों में भेज दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। महकमा ज़राअत पंजाब के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़राई माहिरीन को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने ज़िम्मे कपास की तहसीलों में पहुंचकर फसल पर हमला, कीड़ों, बीमारियों की पहचान, तदारुक और मैनेजमेंट के सिलसिले में काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई करें ताकि ज़रई ज़हरों के सही और बरवक्त इस्तेमाल से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सके। कपास की साफ चुनाई बारे भी काश्तकारों को रहनुमाई फराहम की जाए। महकमा ज़राअत पंजाब के शोबे पेस्ट वारने के अफसरान समेत सूबा भर से शोबे तहकीक, अडॉप्टिव रिसर्च और ज़रई यूनिवर्सिटियों के एंटोमोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तमाम डिप्लॉयड स्टाफ को 15 अक्टूबर तक इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इन्हीं इलाकों में क्याम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इन माहिरीन को रोजाना की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों की रिपोर्ट एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स को भी भिजवाने की हिदायत जारी की गई हैं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब ने काटन जोन में तैनात ज़रई माहिरीन को शोबा तौसी और पेस्ट वार्निंग के मकामी स्टाफ को हर मुमकिन मदद और तकनीकी रहनुमाई फराहम करने की हिदायत जारी की हैं और मुतलका इजला के डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी को पाबंद किया है कि वो ज़रई माहिरीन को ज़रूरी सहूलियात फराहम करें। अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। और सियासी गहमा गहमी की बात करें तो हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन जमातें सरगर्म। अराकीन एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए आज सर जोड़ेंगे, जबकि रहबर कमेटी का इजलास अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। बिखरी अपोजिशन एक मरतबा फिर मुत्तहिद होने के लिए इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगाएगी। गिले शिकवे भी होंगे, हुकूमत मुखालिफ सफबंदियां भी। दोनों बड़ी जमातें दीगर अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगी और आगे मिलकर चलने बारे तजावीज़ देंगी। रहबर कमेटी के इजलास से कबल दोनों बड़ी जमातों की क़यादत की आपस में भी मुलाकात हुई और मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ते में है। इजलास अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा, जिसमें अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने पर तजावीज़ ली जाएंगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग दीगर जमातों को तजावीज़
دیں گی۔ اجلاس میں APC کے ایجنڈا اور مستقبل کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ بیٹھک میں حکومتی اتحاد چھوڑنے والی BNP مینگل بھی شریک ہوگی۔ ادھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور BNP مینگل کے سردار اختر مینگل کے درمیان رابطہ ہوا۔ اس دوران ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ بڑی بیٹھک میں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین شریک ہوں گے۔ رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم درانی کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوگا، جس میں اپوزیشن آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرے گی۔ مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار بلوچ۔ جی بالکل کاشف، دیکھیں کہ آج رہبر کمیٹی کا جو اہم اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایک اہم اجلاس ہے جس میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنی آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرے گی، اور جو دوریاں ہوئی تھی اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ان کو ختم کرنے کے حوالے سے اور اپوزیشن کو متحد کرنے کے حوالے سے تمام جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ اور اس سے پہلے جو قیادت تمام پارٹیوں کی مین قیادت ہے، مرکزی قیادت ہے، ان کے درمیان بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تاکہ ایک لائحہ عمل جو ہے وہ متفقہ لائحہ عمل بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے آج رہبر کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس کی صدارت جو ہے وہ اکرم درانی کریں گے، اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے جو مرکزی رہنما ہیں، اراکین ہیں، وہ اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صحیح، اور بہت اجلاس شکریہ میں علمدار بلوچ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مال بچانے کی سیاست کی اسٹیٹس کو جماعتیں ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی۔ PTI کی طرح دیگر جماعتیں بھی اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات دیں۔ الیکشن قوانین کے مطابق تمام جماعتوں کو 5 سال کے اخراجات کی تفصیل جمع کرانی ہوتی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھاگنے کے بجائے تفصیل الیکشن کمیشن کو دیں۔ تحریک انصاف سے فوراً فنڈنگ ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں، ہم نے دے دی۔ آپ ہم سے ہمارے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں، ہم نے دے دی۔ آپ ہم سے ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں، ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دے دی۔ لیکن اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان آپ سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ بھی اپنی ڈیٹیلز دیں۔ ابھی تک ان جماعتوں نے اپنی ڈیٹیلز آئین کے مطابق نہیں دی۔ شہباز شریف صاحب لاہور تشریف لے گئے تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ شہباز صاحب شاید سیلاب کی صورتحال کو دیکھنے گئے ہیں، یا وہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنے گئے ہیں جو لاہور میں کھڑے ہو کے زرداری صاحب کے بارے میں بات کی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کی عوام جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نواز کا ایک لیڈر وہاں پہ جا کے بجائے اس کے کہ سندھ کے عوام کی حالت اظہار پہ وہاں پہ کوئی بات ہوتی، وہاں بھی اپنا مال بچاؤ پروگرام مال غنیمت جو اکٹھا کیا گیا ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور نیب پہ FIR درج کی گئی زرداری۔ اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت انٹرنیشنل نیوز چینل الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ To always keep borrowing for its existence. Pakistan has to change the structure of raising your revenues. It takes reforms, and then cutting down your expenditure, what we've done. Corruption is one of the biggest killers in the society. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. Problem is still we have corruption low down the levels, which is again going to be a struggle. We need to take a lot of steps eventually to control corruption at all levels. But it's a struggle. It's not going to happen quickly. And so reason why we have not been able to clamp down on corruption is because those who come into power and make money, using the power to make money, have never been held accountable. And so this is the first time in our history that the powerful are being held accountable. Let's move on to COVID-19. The whole world, not only Pakistan, are grappling with the fallout from this pandemic. From June, when people were thinking that this could be a nightmare scenario for Pakistan, to now where the number of infections seems to be falling down. What happened in between, Mr. Prime Minister? In Pakistan, we made probably the best decision, very difficult decision. We decided not to have this sort of lockdown that was in Europe or that was in Wuhan in China. We decided to go for a smart lockdown. In other words, concentrate on hotspots and lock them down rather than a blanket lockdown. Because in my opinion, when you have high levels of poverty, when you have daily wages, people who have to earn to feed their families, and in our case, we had almost over half our workforce was informal.
I see your point. So if we put a lockdown on these people, there was more chance of people starving to death. We're still talking about domestic issues here, Mr. Prime Minister. I would like to talk about the freedom of speech, which is under attack in your country. I still remember when you said repeatedly in the past, there is absolutely no way that media freedom or freedom of speech would be curtailed under my watch. It's now being curtailed under your watch, Mr. Prime Minister. Hashim, what is the evidence? Can you just tell me how we are curtailing the freedom of speech? I'll tell you. International human rights organizations, as well as local organizations, are talking about a trend where journalists, activists, critics have been intimidated, silenced, kidnapped, to the point where they are saying that Pakistan has one of the worst records in the world for enforced disappearances. In my 2 years in power, tell me how many journalists have been kidnapped in Pakistan? People are talking about cases of people intimidated. Hashim, let me answer this. Let me answer. If all I want any independent institution to just in these 2 years in Pakistan do an assessment of freedom of speech as in the papers or as on media, I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. So do you think these accusations are politically motivated? Hashim, let me explain. I spent, almost 20 years of my life in England. I know what freedom of speech is. In England, some of the things that have come up in the media against me and my government ministers, had that happened in England, we would have claimed millions of dollars of damages. Unfortunately, it's us, the government and the ministers, who feel unprotected. It's not the media. There is not one instance. Maybe some journalist claimed, we don't even know what the reason was. He was picked up for a few hours. In these 2 years, it's unheard of. What do they call intimidation? I mean, if someone publishes a fake news against the Prime Minister and the Prime Minister then takes him to the court, is that intimidation? It happens anywhere in the world. If the British Prime Minister was subjected to the sort of things that I have been, he would have been now millions of dollars richer because he would have won in the libel cases. I know what libel cases are. If anything, the pendulum has gone the other way. We need protection. People are asking questions about why senior military officers are taking charge of many major departments in Pakistan when you should have been putting more civilian faces for the international image of your country, Mr. Prime Minister. What international image? This is a democratic government. We won an election. We challenge anyone to question the election. We ask the opposition, name us any constituencies which you think you didn't get a fair result. We are ready to open them up. Let me put it this way. How would you describe your relationship with the Army's top brass? I think this is, in our history, we've had a checkered relationship between the civilian and government sometimes. We've obviously had military governments, then we've had civilian governments, where there has been an uneasy relationship. We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. Okay, this is going to be time now to talk about regional issues and Afghanistan in particular. You have encouraged all the parties to resume talks. Let me ask you this specific question, Mr. Prime Minister. The ultimate goal of the peace talks is eventually to see peace and stability in Afghanistan. Do you think that the best formula would be a power sharing between the government in Afghanistan and the Taliban? Look, Hashim, this 19 years of war in Afghanistan
has created such divisions in the society. There's been so much bloodshed that for anyone to believe in this utopia that suddenly they will all get together and there'll be peace, I'm afraid it's a very complicated situation. But given the complicated situation, and by the way, I was the one who kept saying that there was never going to be a military solution, that there should be a political solution. Had they listened to me earlier, we probably would have had less complications. The longer this war went, the more the rivalries, the hatred, the divisions, and the more difficult it is to actually sit down together with all the antagonists. But this is the nearest we have got to peace in Afghanistan and a political solution. But then what's the end game from a Pakistani perspective? What is the end game here from a Pakistani perspective? Would you enjoy or welcome the idea of a power-sharing agreement where the Taliban, along with the political establishment now in Kabul, come together and form a national unity government? Are you in favor of that formula? Yes or no, Mr. Prime Minister? Hashim, whatever the Afghans think is good for them is good for us. Okay. Whatever influence we could use, I honestly think we've tried our best to somehow get the Taliban and Afghanistan government sit on one table. And, you know, this is a miracle that it is actually happening. We pray that this happens. We realize that there are spoilers. I'm afraid there's certainly one country, India, which does not want it to happen. And this is exactly what I wanted to ask you. You have been always skeptical. I'm talking about of a Pakistani established political elite. They have always been skeptical of the post-Taliban governments based in Kabul. Is it because you feel like they are leaning more towards India? Or that India could take advantage of the situation to create new political realignment? Well, look, if you were Pakistan, you have a neighbor 7 times bigger than you, and then it starts meddling in the affair of a government which it has no boundaries with. India has no boundary with Afghanistan, but Pakistan has a huge boundary with Afghanistan, and all our relationship with Afghanistan, even before Pakistan came into being, are centuries old. Now, when India starts interfering there, unfortunately, our security forces, our security apparatus gets worried. It's natural. It would happen to any other country. But we have decided, we in Pakistan have decided, we don't care what India does there, but whatever is good for Afghanistan is good for us. We feel that peace in Afghanistan, after Afghanistan, the other country which has a stake in peace in Afghanistan is Pakistan. Because instability there creates instability on the border regions, what was our former tribal areas, and that affects the whole of our country. You've been saying basically that you are always open to dialogue with the Indians to end the issues that you've been having with it for many, many decades, particularly the issue of Jammu and Kashmir. Now, it's been now a year since the Indians decided to revoke the special designation of the region, effectively annexing Jammu and Kashmir. Do you have any hopes that with Narendra Modi you can sort it out? Hashim, look, let me just make it clear. I do not believe in military solutions. I have never believed in military solutions. The moment I became the Prime Minister, I extended a hand of friendship to India. But the tragedy of India, Hashim, is India is being ruled by an extremist. It's an extremist government. It is a Hindu supremacist government inspired by the ideology is inspired by the Nazis. And what I'm saying, the Nazi Germany, what I'm saying, all you have to do is look at the history of RSS, which basically is ruling India now. It was an extremist organization. RSS thrice was outlawed in India as a terrorist organization. They now control 1.3 billion people nuclear armed. That's the tragedy what's happened in India. I know India better than most Pakistanis. It's not just that our neighbors, we are threatened. It's not what they're doing in Kashmir. Hashim, it's for people in India. The sensible, the normal people in India. It's a tragedy for them what is happening there.
But don't you see that Pakistan itself should understand that they cannot continue as a country to see themselves as the victim forever? And just I'll give you a hint here. You've been trying to rally international support. The United Nations Security Council met 3 times about Kashmir. Absolutely no strong sign of solidarity with your country. All symbolic gestures. Don't you feel like you've been abandoned by Western allies? Hashim, number one, Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India since 70 years. Now, this disputed territory on 5th August last year was taken over by India by brute force. 8 million people in Kashmir in an open prison and 800,000 Indian troops in the valley who are now oppressing them. Now, we have knocked all doors and we will keep doing so. We went to I spoke in the United Nations Security Council. I've spoken to the heads of states. This is an extreme injustice, not just for people of Kashmir. If this escalates and if this breaks up into conflict between Pakistan and India, this has implications for the rest of the world. That's why it's serious. But why the world is not saying anything right now? This is the problem. Because, Hashim, listen, Hashim, let me make it clear. No, Hashim, let me make it clear. Sure. The reason why the world or certain parts of the world are not responding, because unfortunately, countries worry about their commercial interest. They look upon India as a huge market. And so they are willing to ignore this huge travesty of justice that is taking place there. It doesn't mean that we will sit down quietly and accept this. We will keep trying. I understand your anger and understand your frustration. Is it the reason why your foreign minister delivered an unprecedented sharp rebuke of the Organization of the Islamic Countries about Kashmir in particular, to the point where the Saudis were really angry about what your foreign minister said? Hashim, first of all, it's not frustration. I believe that countries struggle. Yes, we wanted OIC to take a more front role in this whole thing. Yes, we did. But let me make it clear. Saudi Arabia will always be a friend of Pakistan. But yes, we want OIC to take a bigger role in this whole thing. You've been definitely following the news recently, and you've seen the declaration of normalization of ties between the United Arab Emirates and Israel, which the Americans said is a breakthrough in the region, and they're looking forward to see many Arab and Muslim nations follow through. What's your take as Prime Minister of Pakistan? Any one-sided settlement which is going to be imposed on the Palestinians is not going to work, because the issue will never get resolved. And you know, Israel is in a very strong position right now, probably the strongest it's ever been. It's backed by the United States. But Israel too must recognize this, that if they do not allow Palestinians to have a just settlement, a viable state, this issue is not going to die down. Even if some countries recognize Israel, it's not going to die down. It will just keep festering. It's in Israel's interest that there should be a just settlement. China, where does the economic corridor stand now? We're talking about an unprecedented mammoth project estimated at something like $62 billion. Many are hoping this is something that could change the face of your country. You've been skeptical about some aspects of it. You wanted to renegotiate some aspects of the deal with the Chinese. Has that been reworked with the Chinese counterpart? I don't know whether you come up with these ideas about not being happy or trying to renegotiate. We have, China. You said that yourself You said that yourself when you were campaigning 2 years ago about the economic corridor, and that you want... Not true. Not true. This is not true. Look, our relationship with China is better than ever before. For us, the way we look at it from Pakistan, our future, economic future, is now linked to China. China is growing at a faster pace than probably any other country. And Pakistan, can really benefit
from the way China has developed, the way it has lifted people out of poverty. When you say China is our future, are you hinting that you are resetting ties with the United States of America, which has been your ally in the 80s and the 90s, and which has always been critical of the deal with China, saying that it could just put you in a debt trap? Why does it have to be either or? Pakistan doesn't have to be any camp. Every country looks to its own interests. What is best for people of Pakistan? Why can't we have good relationship with everyone? We probably have the best relationship with the United States right now because we are partners in peace in Afghanistan. We did not have such a good relationship a few years back. We have a very good relationship right now. And I do not see why it's either China or the United States. Mr. Prime Minister, this is going to be my last question to you. If you remember those who voted for you, those who had faith in you, those who saw you as an outsider, not affiliated with the traditional political dynasties of Pakistan, those who had genuine hope that Pakistan tomorrow will look different, modernized, transparent, efficient in terms of economy, and moving forward, departing from the past. Your country, unfortunately, till now, and its political elite in particular, is trapped in a past mindset. And you know, you must agree with me that you have this very small window to change the country. Otherwise, it's going to be too late. Do you have that feeling? Are you concerned about that potential? What are you going to tell the people who are going to vote for you in 2 years from now? Hashim, I don't look upon Pakistan like the way you're saying you have a small window. I think Pakistan is a country of tremendous potential. The biggest change in Pakistan, if you want to know what is the change in Pakistan, it's the first time in Pakistan we are changing it from an elitist system. Pakistan has what we call elite capture. Unfortunately, Pakistan, the rich kept getting richer and the poor getting poorer. We have changed this whole thing. All our policies, whether it is the construction policy, whether it is the education policy, all our economic policies are aimed at raising people out of poverty. The difference between Pakistan of now and before, our main concentration are the people of Pakistan. Policies aimed at giving them justice, giving them education, a health system. First time we've got health insurance in Pakistan so that the poor people have health insurance, they can not worry about the cost of treatment. These are new changes in Pakistan. One education system, core syllabus, which from next year starts, we had 3-tier systems. So we're changing the way Pakistan will grow. Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, I really appreciate your time. Thank you, and thank you for talking. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।